नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशा सरबाल भी इस वक्त आपके सामने है। न्यूज रूम लाइव में इस वक्त हो चला है पहली बड़ी खबर का। आज आपको बता दें, संसद में शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन हमने जमकर हंगामा देखा, लेकिन आज दूसरे दिन भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले दिन अडानी मामला और आज संभल मामला इस संसद के अंदर उठ सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। अडानी सहित कई मुद्दों पर आज हंगामा हो सकता है। शीतल, देखिए 25 नवंबर को ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, लेकिन महज आज अगर हम देखें तो 25, 26 और आज 27 तारीख है, तो जाहिर तौर पर तीसरा दिन बनता है, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र का लगातार आप देखिए कालकाल किस तरह से चल रहा है। दूसरे दिन भी हंगामेदार पूरी तरह से रहा था, लेकिन इस बीच में अडानी सहित कई मुद्दों को लेकर आज हंगामा हो सकता है। इस तरह से अटकलें लगाई जा रही है। बताते चले कि सोमवार को सत्र के पहले दिन आपने देखा था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में जमकर बहस हुई थी। दरअसल धनखड़ ने खड़गे से जिस तरह से बातचीत की वो आपके सामने रहा, क्योंकि एक दूसरे पर किस तरह से वार पलटवार का एक दौर जो है वो शुरू हुआ और उस बीच में बहस में ये पूरी बात यहाँ पर तब्दील हो गई। लेकिन आज का ये सत्र किस तरह का रहने वाला है, सीधी तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि सत्र की शुरुआत हुई है। कंटेंट होता था, एडिटोरियल स्टेप होता था, कोई भी चीज छप रही है वो सही है गलत है, इसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था। वो एडिटोरियल स्टेप आज खत्म हो गया है। इस एडिटोरियल स्टेप के खत्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, उसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून में बने इसको निश्चित तौर पर और कड़ा करने की जरूरत है और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें, आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त हो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। पहली बार मान्य सदस्य के प्रश्न है, पहली बार सुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। इस तरह के आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाने भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविजन देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद कोर्ट में देते जवाब। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की संस्कृति और अपने देश की संस्कृति में बहुत बड़ा फर्क है और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब करीब हर देश में। इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और इसमें और कड़े कानून बने। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय है। सरकार की जवाबदेही होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें, आपको हर
मुद्दे पर हर बात पर चर्चा करने का प्रयास अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि हंगामेदार सेशन रहने के आसार लग रहे थे। और वही तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर आप देखिए हंगामा काटने की कोशिश की गई सांसदों की तरफ से, जहां पर अब लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ओम बिरला की तरफ से पूरी बात को सामने रखा गया कि 12 बजे तक के लिए यहाँ पर सत्र को जो है वो स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा से लाइव कार्रवाई आपको दिखा रहे थे, दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई दिखा रहे थे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और फिलहाल 12 बजे तक ये समय रखा गया है। 12 बजे के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोबारा से ये कार्रवाई शुरू होगी और अगर शुरू होगी तो क्या फिर से हंगामेदार होगी या नहीं। हालांकि पिछले कई दिनों से जब हमने सत्र समय समय पर देखा हुआ है तो समय समय पर सत्र के अंदर काफी ज्यादा हंगामा विपक्ष की पूरा तरफ से सत्र हंगामेदार रहने के आसार जरूर लग रहे थे क्योंकि जिन यहाँ पर बिलों पर चर्चा होनी है, उनमें बैठकों को लेकर भी बात होनी थी, तो जाहिर तौर पर अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि आज का सत्र हंगामेदार रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर संसद के चालू जो शीतकालीन सत्र है उसका लगातार आप देखिए किस तरह से काम चल रहा था और यहाँ पर शीतकालीन सत्र में पहले दिन ही आपने देखा किस तरह से कार्रवाई नहीं चली थी। दूसरे दिन संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया था और साथ ही साथ बताते चले कि अब यहाँ पर कई ऐसे बिल हैं जिन पर चर्चा करने के अटकलें जरूर लगाई जा रही थी, लेकिन संसद में आज बैंकिंग कानून संशोधन भी आ सकता है। अडानी मुद्दे पर हंगामा यहाँ पर होने को आसार जो है वो दिख रहे थे। संभल हिंसा को लेकर भी चर्चा हो सकती थी, उसको लेकर भी हंगामा लगातार देखने को मिल सकता था, लेकिन उससे पहले 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, कुल मिलाकर 16 बिल इस दौरान में आ सकते हैं, उसमें से 11 पे चर्चा होनी है और 5 इसमें पेश होने, लेकिन देखना होगा उन बिल तक क्या बात पहुंचेगी या नहीं, या फिर इसी तरह से संसद की शुरुआत में ही, सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष का हंगामा होगा। Of adoption of the Constitution of India. We had the great occasion to celebrate it yesterday. And therefore I emphasize that this House, the House of Elders, the upper house, the Council of States, needs to reflect and follow well-established traditions that a ruling of the chair requires deference and not cause of differences. I have in detail given out as to why in these situations the notices are not being accepted. As a matter of fact, I took the House in confidence in making the House aware that if we look at the journey of this House with reference to Rule 267, even for last 30 years. चलिए तो फिलहाल बड़ी खबर, संविधान दिवस पर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 60 दिन तक चलाएगी संविधान रक्षक अभियान। ये कल संविधान दिवस पूरे देश के अंदर मनाया गया था और उसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। 26 जनवरी तक ये संविधान रक्षक अभियान चलाने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई है और ये आज से ही लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस लगातार संविधान को खतरे में लेकर या फिर अलग अलग मुद्दों को लेकर इस पर बातचीत कर रही है। और अब जब संविधान दिवस पूरे देश के अंदर धूमधाम से मनाया गया, उसके बाद कांग्रेस ने संविधान को लेकर संविधान रक्षक अभियान चलाने की बात कही है और ये 60 दिन का समय निर्धारित किया गया। बताते चले कि कांग्रेस कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस का देश भर में संविधान रक्षक अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जाएगा। इससे पहले कल आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी अपनी बात को सामने रखा गया। 60 दिन तक ये संविधान रक्षक अभियान जो है वो चलाया जाएगा, लेकिन संविधान दिवस को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया
है, ये कैंपेन शुरू की गई है, लेकिन इस बीच में लगातार इस कैंपेन को डोर टू डोर पहुंचाने की कोशिश होगी। आम जनता को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उन्हें जागरूकता मिल पाए कि आखिर संविधान क्या है, संविधान के अंदर क्या कुछ लिखा गया है, किस तरह से संविधान हमारे देश में बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, ये पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। उसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक उम्दा पहल की है। संविधान दिवस पर कांग्रेस का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर 60 दिन तक संविधान रक्षक अभियान चलाया जाएगा। 26 जनवरी तक ये संविधान रक्षक अभियान जो है वो चलेगा। और आज से ही आपने देखा था कि किस तरह से, यानी कि अगर हम कल की भी बात करें तो कल आपने देखा अभियान की शुरुआत किस तरह से हुई और एक एक करके इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। डोर टू डोर कैंपेन करनी है, लोगों तक संविधान को मद्देनजर रखते हुए जागरूकता डालने की कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह के संविधान देश के अंदर है और आपके क्या हक है। इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दों को गुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से संविधान को लेकर घेरने की कोशिश लोकसभा के अंदर की गई और उसके बाद ये एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया और आपने देखा कि किस तरह का खेल लोकसभा चुनावों के दौरान हुआ। तो इसी बीच में अब यहाँ पर संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत कर दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस का देश भर में संविधान रक्षक अभियान चलेगा। तो अक्सर समय समय पर राहुल गांधी की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले से ही जब वो मंचों पर जाते थे, रैलियों में जाते थे, उस समय भी संविधान की किताब को लेकर देश में इस वक्त संविधान पर खतरे की बात बताते आ रहे थे और ये मुद्दा लगातार चला हुआ है। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक हर जगह, हर चुनावी रैली में इसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो। लेकिन अब जबकि संविधान दिवस के इस मौके पर 75वीं वर्षगांठ पूरे देश के अंदर कल धूमधाम से मनाई गई, बड़े जबरदस्त तरीके से कार्यक्रम किए गए, एक संदेश पूरे विश्व को लेकर दिए कि भारत का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है और यही संविधान के आधार पर इस वक्त भारत और देश आगे चल रहा है। झारखंड के अंदर कांग्रेस ने संविधान रक्षक अभियान शुरू कर दिया है। फिलहाल बताते चले, लगातार आप देखिए किस तरह का ये अभियान है। उज्जवल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल, अभियान की शुरुआत की गई है, किस तरह से पूरा ये अभियान रखा गया है, कहाँ कहाँ पर जाएंगे, कहाँ कैसे यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन जो है वो किया जाएगा, जरा रोड मैप बताइए। बिल्कुल आशा, देखिए अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जो संविधान रक्षक अभियान है इसकी जो कार्यक्रम है कल वो राजधानी दिल्ली में रखा गया था। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वहाँ पर खुद राहुल गांधी पहुंचे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे। 2 महीने तकरीबन लंबा ये जो कार्यक्रम है वो होने वाला है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री वेणुगोपाल, उन्होंने कांग्रेस के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष है देश में उनको बकायदा खुद पत्र लिखा और इस पत्र में कहा गया कि ये जो संविधान रक्षक अभियान है इसको बूथ लेवल पर लेके जाना है, चाहे जिला के कार्यकर्ता हो या बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो, तमाम जो जितने भी यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर उतरेंगे, वापस रूट प्रोजेक्ट में जाएंगे और वहां पर जाकर जो है कांग्रेस पार्टी के लिए जो है काम करते हुए दिखाई देंगे। और संविधान के जो बातें हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि जो जातिगत जनगणना की बात हो गई है, इस संविधान में क्या लोगों को बताया गया है वो सारी बातें जो है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ न्याय यात्रा भी चलाई गई थी, जो कि आपने देखा था कि किस तरह से मणिपुर से मुंबई और कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की गई और उसका असर लोकसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला। लेकिन इस बीच में जब विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, अब यहाँ पर संविधान रक्षक अभियान चलाया जा रहा है, तो फिर किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, ऐसा उसका जो असर है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर काफी दिखाया गया। राहुल गांधी की छवि सुधारने में उस यात्रा ने बहुत एक अहम भूमिका निभाई है और अन्य कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने भी सीनियर लीडर हैं वो भी ये बात मानते हैं और उसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी हुआ। जैसे कि आप बात कर रहे हैं 99 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी की वापस आई, जो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का ऐसा लगा था कि अपनी राजनीतिक भूमि पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, वो वापस जो है कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिखाई सब जो है वो आगे जाते हुए दिखाएगी और यही कारण है कि अब राजधानी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पहले एक बात ये भी है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुफाद के लिए, अपने अपने फायदे के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाते हैं। क्या जमीन पर, क्या वाकई में इस तरह की चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस मजबूर हो गई है संविधान रक्षक अभियान चलाने के लिए?
देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा शीतल। अगर खासतौर पर लोगों की बात करेंगे तो लोग इस अभियान से कितना जुड़ते हैं ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी से अच्छे लोग वही नेता है जिन्होंने सबसे पहले जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो उठाया था। पहले भी जब उन्होंने जो है ये मुद्दा उठाया तो उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो तेलंगाना में उनकी सरकार है वहाँ पर जातिगत जनगणना का जो काम है वो लगभग पूरा कर लिया गया, और जातिगत जनगणना होने के बाद अगली जो सरकार की पॉलिसीज है उसके ऊपर उसी आधार पर लागू की जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि जितने हिस्सेदार हैं उतनी उसकी भागीदारी। यात्रा रहने वाली है, 7 दिन के लिए ये कैंपेन चलेगी, जिसमें ये बताया गया कि कांग्रेस के सभी जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें संविधान रक्षक के रूप में उतारा जाएगा। कौन कौन है इसके अंदर जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है? कांग्रेस की जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रदेश की तमाम इकाइयां होती है, और उसके बाद ऐसी डिपार्टमेंट के जिनके जो है जो कार्यकर्ता हो या ऐसे डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष है वो हो, इसके साथ साथ यूथ विंग के हो, ये तमाम वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने आएंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन जो है वो करते दिखाई देगी। प्रदेश इकाई तो करेगी, प्रदेश इकाई के साथ साथ जिला इकाई भी करेगी, उसके बाद यूथ इकाई भी करेगी, यूथ इकाई में भी जो जिला यूथ इकाई है वो करेंगे। उसके बाद जो है उससे जो अगर आप देखेंगे उनके जो सेवा दल है वो भी बहुत ज्यादा आगे बढ़कर जो है वो कांग्रेस पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन जो है वो करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। संविधान बचाओ रक्षक अभियान यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से शुरू हो रहा है। लगभग 60 दिन का ये अभियान होगा, लेकिन ये पहली बार नहीं, पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया है। अब ये संविधान बचाओ वाकई में जमीन पर इस तरह की कोई चीजें हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ये इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब जरा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खनौरी शंभू बॉर्डर पर इस बार फिर से किसानों की भीड़ जो है वो बढ़ गई है। यानी किसान अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और भीड़ काफी बढ़ गई है। डल्लेवाल अभी भी पंजाब पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अब शंभू बॉर्डर पर एक हिस्सा खोल दिया गया है और इसके साथ साथ बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली में किसान जा सकते हैं, किसान जो है वो दिल्ली की तरफ प्रवेश कर सकते हैं। तो फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहाँ पर किसान नेता भूख हड़ताल शुरू करने से पहले ही आपने देखा किस तरह से सरकार को चेतावनी नजर आए थे, और अब यहाँ शंभू बॉर्डर का एक हिस्सा खोल दिया जाएगा। बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली जहाँ किसान जो है वो जा सकते हैं। खनौरी शंभू बॉर्डर पर किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हरियाणा पंजाब की खनौरी बॉर्डर पर आप देखिए भूख हड़ताल पर ये किसान बैठे हुए हैं, जिस पर एमएसपी को लेकर उन्होंने मांग उठाई है, कर्ज माफी को लेकर उन्होंने मांग उठाई है, और इस बीच में एफआईआर जिन किसानों पर दर्ज की गई है उन्हें वापस लेने की भी बड़ी मांग यहाँ पर सामने रखी गई थी। लेकिन फिलहाल समय पर रहते हुए यहाँ सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर दिए गए, लेकिन अभी तक इनकी मांगों की तरफ गौर नहीं किया गया है। इसलिए लगातार वहाँ पर शंभू बॉर्डर का एक हिस्सा अब यहाँ पर खोल दिया जाएगा। किसान लगातार डटे हुए हैं, लेकिन पंजाब पुलिस उन्हें लुधियाना से क्या डीएमसी अस्पताल ले गई थी। बताते चले कि जो यहाँ किसान मोर्चा के नेता हैं और जगजीत सिंह डब्बेवाल, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन उसके बाद तबीयत आप देखिए किस तरह से उनकी बिगड़ी और उन्हें डीएमसी अस्पताल में यहाँ पर ले जाया गया। लुधियाना के अंदर कोई व्यक्ति उन तक ना पहुंचे, इसके लिए अस्पताल के आसपास के एरिया को भी सील कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर अपडेट ताजा क्या कुछ है, संदीप गोयल हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए। संदीप, ताजा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि खनौरी बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन देखने को मिलता है लंबे समय से। अब आश्वासन जरूर दिया गया था, लेकिन फिलहाल बॉर्डर को खोलने की अपडेट सामने आई है। बिल्कुल, देखिए लंबा समय जो है किसानों की ओर से चल रहा था और 14 फरवरी की जो है ये जो आंदोलन था, ये जिसको आंदोलन 2.0 कहा गया था। लेकिन उसके बाद जो चुनाव आए, चुनाव में इनको जो है अपने अपने घरों को भेज दिया गया, चुनाव आचार संहिता लग गई थी। लेकिन अब किसान फिर से दिल्ली रुख करना चाहते हैं और जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था कि दिसंबर के महीने में वो जो है दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जो है शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर किसानों का जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और ऐसे में डब्बेवाला को जो है डीएमसी अस्पताल लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने अभी भी जो है हड़ताल उनकी जारी है, भूख हड़ताल अभी भी उन्होंने कुछ और अभी तक खाना नहीं खाया है, और उसको जो है डॉक्टर लगातार देख रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उनकी जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ रही है क्योंकि शुगर लेवल बढ़ रहा है। ऐसे में जो उनसे मिलने वहाँ के सांसद थे वो पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन और वहाँ के जिला प्रशासन ने उनको मिलने नहीं दिया। लेकिन संदीप, खबर तो ये भी आ रही थी कि चेकअप कराने से भी इनकार किया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है?
बिल्कुल, देखिए उनको जो चेकअप डॉक्टर कराना चाह रहे थे लेकिन चेकअप वो नहीं करा रहे हैं, दवाइयों का जिक्र किया गया लेकिन वो उन चीज़ों का जो है नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये बातें निकल कर सामने आई कि अभी भी वो जो है पूरी तरह से हड़ताल पर है और हड़ताल का जो दूसरे जो नेता हैं जो किसान मोर्चा से जुड़े हुए वो तंबू बॉर्डर पर वो भी हड़ताल पर जो है बैठ गए हैं। तो ये नहीं कि सीधे तौर पर अब दिल्ली जाना चाहते हैं किसान, लेकिन अभी जो आदेश थे पिछले दिनों उन आदेशों को मानते हुए प्रशासन की ओर से जो है तंबू बॉर्डर को खोलने की बात की गई है। फिलहाल इस पूरे प्रदर्शन को 4 साल होने को हैं और 4 साल से लगातार किसान कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के अंदर घुसने की, दिल्ली कूच करने की। केंद्र सरकार ने इसके लिए कई कदम भी उठाए थे। क्या अब जब दिल्ली कूच की बातें आ रही हैं, ये केंद्र सरकार के लिए एक और टेंशन बढ़ गई है किसानों को लेकर और इसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि इस बार की परिस्थितियां भी कुछ अलग हैं पिछली बार के मुकाबले। देखिए बिल्कुल, किसान अपनी 13 मांगों पर अड़े हुए हैं जिसमें एमएसपी की गारंटी हो, संविधान से जुड़े हुए जो नियम लागू करने की बात हो, किसानों को उनकी मुआवजा देने की बात हो, लखीमपुर खीरी पर जो किसानों पर जो हत्या हुई थी उनमें आरोपियों की गिरफ्तारी की बात हो। ऐसी 13 मांगों को लेकर किसान पिछले लंबे समय से जो है दिल्ली जाने की बात कर रहे थे और पिछले दिनों भी जो है दिल्ली जाते जाते उनको रोक दिया गया था और इस बार जो है फिर से किसान जो है दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार जो है कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि आप अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं। सरकार को 10 दिन का समय दिया गया था, लेकिन जैसे ही डब्बेवाल को उठाया गया है उसके बाद उग्र हो गए हैं किसान और लगातार आप देखिए अपनी मांग पर किस तरह से अड़ गए हैं। बिल्कुल, देखिए किसान दिल्ली जाना चाहते थे और सीधे तौर पर इस बार जो आदेश थे वो ये थे कि दिल्ली अगर आप जाना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं, लेकिन आपको ट्रॉली ट्रैक्टरों को जो है दिल्ली नहीं ले जाने दिया जाएगा, पैदल आप सिर्फ दिल्ली जा सकते हैं। तो ऐसे में जब वो तंबू बॉर्डर पर पहुंच रहे थे, किसान इकट्ठा हो रहे थे, तो उनके नेता को जो है वहां से डिटेन किया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और ये कहा गया कि उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनको डिटेन किया गया है। लेकिन जैसे ही ये बात जो है अन्य किसान नेताओं तक पहुंची तो फिर उन्होंने इसका विरोध जताते हुए जो है तंबू बॉर्डर पर अब इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। उसमें कई ऐसे और भी लोग शामिल अब धीरे धीरे होने लगे और यही भीड़ अब जो है बढ़ रही है। संदीप, इसका नतीजा हमने देखा है जब जब इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया है या अपने प्रदर्शन को उग्र किया है, तब तक इन पर आरोप भी लगा है कि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस धरना है, प्रदर्शन है, पॉलिटिकल बेस्ड है, यानी पूरी तरीके से राजनीति पे आधारित है। तो क्या वाकई में इस तरह की चीज है या फिर वाकई में ये जो मांगे हैं किसानों की वो होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए, जायज मांगे हैं, वो किसान जो है वो मांगे कर रहे हैं और उनको पूरा करना चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए बिल्कुल शीतल, यही जो किसानों से बार बार सवाल उठते आए थे और यही बात जो है किसान अपने बार बार भाषणों में भी कहते हुए नजर आए कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है गैर राजनीतिक है और अगर इसमें कोई राजनीति करता हुआ नेता उनके मंच पर साझा करता है तो फिर उसको जो है मंच से उतार दिया जाएगा और उनके लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ किसानों की अगर की बात करते हैं, किसानों की मांगों में तो फिलहाल आपने देखा कि तंबू बॉर्डर पर किसान किस तरह से डटे हुए हैं। लगातार डब्बेवाल की तबीयत भी खराब हो रही है लेकिन उन्होंने अपना इलाज कराने से मना किया। संदीप की तरफ से ये कहा जा रहा है 4 फुट का महज रोड खोलने की बात हुई है बॉर्डर पर और उसके बाद पैदल आप दिल्ली कूच कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में किसान दिल्ली पहुंचेंगे या अपने प्रदर्शन को खनौरी बॉर्डर पर ही आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलेंगे। संभल की आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं जहां पर संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार अब सख्त हो गई है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पत्थरबाजों के लिए यहाँ आप देखिए किस तरह से बड़ा एक्शन किया गया है। पोस्टर्स लगा दिए जाएंगे, अब सार्वजनिक जगह पर ये पोस्टर लगाए जाएंगे। 27 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 100 की पहचान कर ली गई है। 25 इसमें पुरुष हैं, 2 महिलाएं भी शामिल हैं और स्कूल, कॉलेज और बाजार फिलहाल अभी तक खोल दिए गए हैं लेकिन इंटरनेट सेवा को अभी भी संभल के अंदर बंद किया गया है। बड़ी अपडेट आपके सामने जहां पर आप देखिए संभल हिंसा को लेकर प्रशासन और सरकार की तरफ से एक्शन यहाँ पर करते हुए लगातार काम करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हिंसा भड़की थी और उसके बाद एक एक करके कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्वीरों में भी आपने देखा था कि किस तरह के हालात संभल के अंदर रहे थे क्योंकि राहुल गांधी के संभल जाने की बात को लेकर पूरी तरह से सियासत जो है वो शुरू हो गई क्योंकि राहुल गांधी के संभल जाने की सूचना जैसे ही यहाँ पर लोगों तक पहुंची, आमजनों तक पहुंची, उसके बाद वहाँ पर हड़कंप मची और जिले के सभी सीमाओं को फिलहाल सील कर दिया गया। बाहरी लोगों के प्रवेश पर यहाँ रोक लगा दिया गया और साथ ही साथ बताते चले कि इसके पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल इस जगह पर पहुंचने की कोशिश पे जरूर था लेकिन उन्हें भी यहाँ मना किया गया। उन्हें भी अपनी जो यात्रा है वो स्थगित करनी पड़ी क्योंकि इस पूरे संभल हिंसा का मामले को यहाँ लगातार जिस तरह से सियासी रंग देने की कोशिश हो रही थी उसी पर
ऐसा कुछ ना किया जाए, इसी पर कार्रवाई करते हुए लगातार डीएम की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अपने आरोपों को जिस तरह से उन्होंने बेकार बता दिया। उन्होंने कहा बेबुनियाद ये सारे आरोप है जो लगाए जा रहे थे, क्योंकि तुर्की और पठानों के बीच में जिस तरह का ये विवाद और उसके बाद हिंसा वहां पर जिस तरह से भड़की वो साथ में ही दिख रही थी। लेकिन अब एक एक करके आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 27 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और 100 की अभी तक पहचान की जा चुकी है। लिया तो वहाँ मारा गया, भाषण लिया तो वो मारा गया, ये जानकारी आपस में उड़ती है और वो बात हकीकत है। जितने मरे, हैदनगर के भी मरे, यहाँ के भी मरे और जगह भी मरे, भाई भीड़ को अगर फाड़ना है आंसू को छोड़ो, भीड़ फट जा चली जा। अब एक तरह से आप सूर्य जाति कर रहे हो सुबह ही आन के अंधेरे में आने के बाद में, तो ये कौन सी कानून है साहब? जब मालूम पड़ा कि ये मतलब ये कुछ उपद्रवी आ गए और उन्होंने मतलब प्रशासन के साथ पत्थरबाजी कर दी है, क्योंकि देखिए ये ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रशासन का ही अगर हम सहयोग करेंगे तो ही मतलब वातावरण अच्छा रहेगा। और अब ये देखो किससे परेशानी आ रही है, ये मजदूरों पे परेशानी आ रही है जो रोज के खाने कमाने वाले हैं। उनके घरों में जाकर देखिए आपके, उनका चूल्हा नहीं जल गया, परेशान है। अब मैं आज खुद ने ये देखा, कई लोग आए बोले यार कुछ आटा दाल चावल हो गए तो बताओ यार, बड़ी परेशानी, बच्चे भूखे पड़े हैं। जिस टाइम बवाल हुआ है, जब फर्स्ट टाइम सर्वे हुआ था उस टाइम हम अपने काम पर थे, आरा मशीन में काम करते हैं। वहीं पर लगभग 7:30 बजे हमारी बेटी का फोन पहुंचा, बोले पापा कहाँ पर? हमने काम पर है हम। तो हमारी बेटी बोली पापा घर आ जाइए और ऐसे ऐसे हालात खराब हो रहे हैं। हम सीधे अपने काम छोड़ के घर पर आ गए। बहरहाल वो सर्वे रात को चलता रहा, पब्लिक इकट्ठी होती रही, भीड़ इकट्ठी होती रही। जो कुछ हुआ रात में 8-9 बजे तक जो कुछ भी हुआ खत्म हुआ। बाद में दूसरे जुमे की नमाज हुई, उसमें पब्लिक इकट्ठी हुई। प्रशासन ने अपना इंतजाम किया, मिलिट्री वगैरह बुलाई, अपने फोर्स वगैरह बुला के प्रशासन ने अपना इंतजाम किया ताकि हालात न बिगड़े। अच्छा किया प्रशासन ने। देखिए किस तरह से आप लोगों का कहना है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो हैं या कुछ ऐसे लोग जो हैं वो सभी लोगों को बदनाम या किसी समुदाय को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल विजेंद्र सिंह माफ कीजिए, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। विजेंद्र, अभी जरा ताजा अपडेट बताइएगा, संभल में किस तरह का माहौल है और क्या तस्वीरें आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं संभल में इस तरह पूरी तरह से शांति है और जो पुलिस है, अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी है, फोर्स है, वो लगातार रूट मार्च कर रही है। और जो मस्जिद का एरिया है वहां पर पूरी तरह से अभी भी पुलिस ने वो मस्जिद का जो एरिया उसको छावनी में तब्दील कर रखा है। हालांकि आपको बता दूं 100 मीटर से अलग जो अलग एरिया है वहां सब दुकानें खुली हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं, पूरी बाजारें खुली हुई हैं। और लेकिन पुलिस जो है लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। नेट के बारे में बता दूं, नेट व्यवस्था आज भी बंद रहेगी। जो जिलाधिकारी है और जो कमिश्नर है अजेंद्र कुमार, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 27 तारीख तक के लिए फिर बढ़ा दी ये डेट, और आज हो सकता है ये डेट और आगे बढ़ा दी जाए। लेकिन कल जो है पूरे दिन जो सपा का डेलीगेशन आने की संभावना थी, उसको लेकर पूरे जो संभल का जो एरिया है, जो उसकी सीमाएं हैं उस पर तो विजेंद्र, आज तो खबर ये भी थी कि राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, इस सूचना को लेकर हालांकि पहले ही प्रशासन ने 1 दिसंबर तक सभी बाहरी लोगों पर रोक लगा दी है, लेकिन अगर कोई आता है तो उसके लिए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से संभल की सीमाओं पर मुस्तैद है और उसके लिए तैयार है। जी, और इसके साथ साथ विजेंद्र, जिस तरह से 27 लोगों पर आरोप लगा था और उन्हें गिरफ्तार किया गया, 100 की पहचान की गई, पोस्टर्स लगाने की भी बात हुई है और जिन लोगों के फोटोज सामने आए हैं उसमें तो नाबालिग भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस दिन ये रविवार को ये जो बवाल हुआ सुबह 7:30 बजे जब सर्वे हो रहा था मस्जिद का, उस समय ये बवाल हुआ। उसमें नाबालिग महिलाएं, लड़कियां, बच्चे पूरी तरह से पथराव में जो है पथराव करते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे तोड़ते हुए कैद हुए हैं। और जो प्रशासन ने एक ड्रोन कैमरे का जो वीडियो है वो भेजा है, वो हमारे विजेंद्र, एक लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा अब उत्तर प्रदेश के अंदर बनते जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अभी सरकार का क्या कदम है, किस तरह से कदम उठाएंगे? हालांकि पहले हमने देखा कहीं हिंसा झड़प होती थी तो बुलडोजर का एक्शन किया जाता था, अब ये नया तरीका आजमाया गया है, सरकार की तरफ से पोस्टर लगाए जाएंगे, उनको सार्वजनिक किया जाएगा, उनके चेहरे सामने रखे जाएंगे। जी बिल्कुल शीतल, मैं आपको बता दूं ये पूरी तरह से प्रशासन जो है मन बना चुका है कि जो भी आरोपी हैं उनको किसी तरह से उनकी जो छाया चित्र है उस पर धुंधल न रहे, बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे एक बहुत बड़ा हथियार प्रशासन को मिल गया है, इसके सहारे प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने वाला है और कोई भी इसमें
कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है विजेंद्र, लगेगा ही, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फॉर लो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। लगातार आप देखिए किस तरह से बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर बजरंग पुनिया पर भी किस तरह से आज गाज गिर गई। लेकिन उससे पहले सत्र के दौरान टीएमसी का कांग्रेस पर बड़ा हमला हुआ और टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने यहाँ बड़ा हमला किया है। और बताते चले कि चुनावों में राहुल गांधी यहाँ फेल हुए हैं। कल्याण बैनर्जी की तरफ से ये बड़ा बयान, राहुल और शरद पवार दोनों ही यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं। यानी कि जिस तरह से आपने देखा कि चुनावों को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा बयान जारी किया गया कल्याण बैनर्जी की तरफ से, जहां पर कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की गई। इंडिया गठबंधन के नेता यहाँ ममता बनर्जी कल्याण बैनर्जी के साथ किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है। गठबंधन के साथ यहाँ पर रहे, बाहर से समर्थन देने की भी बातें हुई। लेकिन इस बीच में सत्र के दौरान टीएमसी का कांग्रेस पर ये बड़ा हमला और टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने ये बड़ा हमला किया है। बिल्कुल, देश की सियासत में इस वक्त ये बहुत बड़ा बयान माना जा सकता है, क्योंकि एक समय था इंडिया गठबंधन में जब ये एक मंच पर एक सुर में सबकी आवाज उठती थी, लेकिन अब ये खेमा पूरी तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। Practically, it's my own opinion. Don't think that it's a party's opinion. I am also fourth-time MP. I was MLA. Therefore, I have also enough experience in the politics, which I see that the Congress has failed to achieve the desired result, either at Haryana or at Maharashtra. We had tremendous hope from the Congress that they will do the better. And had they will do the better, then in that case, BJP and Narendra Modi would have been under the pressure. But this has not been done. For a long years, this India alliance is there. But expected result could not be achieved. And there is a great failure on the part of the Congress to achieve the result. Mr. Sharad Pawar also could not do what is expected to be done. So therefore, today it is necessary that if you really want to fight against the BJP and the Narendra Modi, India alliance should be more stronger, and for making it stronger, one leader is required. Now, who can be the leader? That's the core question. Congress has made experience. Congress has done it. All experiments have been made, but they have failed. Other leaders, they have also tried, failed. Remaining three persons are there. Mrs. Mamta Diya is there, Stalin is there, and the Hemant Soren is there. These are three persons. Out of three, you can find out that Mamta Ji is having vast experience in the parliamentary democracy politics. 7 times MP, number of times cabinet minister, 3 times chief minister. But her best record is to eliminate the CPM from the Bengal itself. It's a great fight. CPM has nothing to do, and everybody knows she is having a fighting character. And if she is having a fighting character, one must accept it. You see, either if you take Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, or anybody, Mr. Stalin or Mr. Hemant Soren, they were having a background of politics of their from the grandfathers to this generation. Mamata Banerjee has created an history. चलिए, इस वक्त आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, महाराष्ट्र में इस वक्त सीएम के चेहरे को लेकर खींचतान लगातार जारी है। महाराष्ट्र में सीएम पद पर खींचतान जारी है और इस खींचतान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दल आपस में खींचतान कर रहे हैं। रिजल्ट के बाद अभी कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का वो चेहरा सामने नहीं आया है। एक तरफ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इंडिया गठबंधन में सामने आई है, दूसरी तरफ शिवसेना से
पहले रहे मुख्यमंत्री शिंदे भी अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में रख रहे हैं और साथ ही साथ अजीत पवार के कुछ नजदीकी नेताओं ने भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की सिफारिश की। तो फिलहाल बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि जहां पर आप देखिए महाराष्ट्र में सीएम पद पर खींचतान अभी भी जारी है। रिजल्ट के 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक भी सीएम का नाम जो है वो तय नहीं हो पाया है। बीजेपी के पर्यवेक्षक यहाँ महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और विधायकों से चर्चा की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर सीएम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन बताते चले कि देवेंद्र फडणवीस का नाम आ सकता है। इस तरह से अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत के करीब है और अजीत भी रेस से हट चुके हैं क्योंकि 3 लोगों का नाम सामने आया था जिसमें अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दौड़ में थे, जिसमें सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस देखे जा रहे थे। और इस बीच में एकनाथ शिंदे की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा था कि उनके चेहरे पर ये सारा चुनाव लड़ा गया है और जीता भी गया है, तो इस हिसाब से उन्हें मुख्यमंत्री यहाँ पर बनना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और ज्यादातर बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो इस तरह से अटकलें लगाई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ सकता है। अपडेट लेंगे। फिलहाल आशा हमारे साथ हकीम देशमुख हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं। हकीम, खींचतान लगातार जारी है लेकिन इस खींचतान के बीच चेहरा एक होगा, वो चेहरा कौन सा होगा महाराष्ट्र के अंदर? शीतल, देखिए अभी जो है वो एक नई अपडेट जो है वो आई है। तो सीएम के तौर पर जो है वो कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग चुकी है। और वही गृह मंत्रालय की हम बात करते थे तो गृह मंत्रालय का जो विभाग है वो भी जो है वो कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी आई है। वही नगर विकास मंत्रालय जो है वो एकनाथ शिंदे को दिया जाएगा, उनके पास बरकरार रहेगा, पहले भी उनके पास था। वही अगर अर्थ मंत्रालय की बात करते हो तो अजीत पवार के पास वो रहेगा, फिलहाल भी उनके पास है और आने वाले सरकार में भी उनके पास ही अर्थ मंत्रालय रहेगा। तो इस तरीके से जो है डिवाइडेशन कहीं न कहीं होगा। लेकिन क्या 2 डिप्टी सीएम के साथ ही ये फॉर्मूला तय होगा और वो 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे? देखिए डिप्टी सीएम की बात तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे को हो सकता है नगर विकास दिया जाएगा। अगर मान जाते तो ठीक है, या तो फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है उन्हें शामिल करने के बाद यहाँ पर भी फंस जाएगा क्योंकि एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं कि होम डिपार्टमेंट उन्हें मिलना चाहिए। अच्छा देखिए जिस तरीके से अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी जो है वो कहीं न कहीं गृह मंत्रालय अपने पास ही रखती है, फिर वो केंद्र की सरकार हो या फिर स्टेट के अलग अलग जगहों की सरकार हो। महाराष्ट्र में इससे पहले भी अगर हमने देखा तो जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो सीएम के पास ही जो है वो कहीं न कहीं गृह मंत्रालय रहा था। अगर हम बात करते हैं ऊपर डिप्टी सीएम भी अगर रहे थे तो भी उनके पास गृह मंत्रालय था। तो अब मिनिस्ट्री अगर उनके पास आती है, मुख्यमंत्री अगर देवेंद्र फडणवीस बनते हैं तो गृह मंत्रालय भी समय आया था जब फडणवीस के सामने एक ऐसा समय था जब वो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए थे, उन्होंने आसानी से उसको सहमत भी किया था। क्या यहाँ पर लगता है एकनाथ शिंदे भी इसी सिचुएशन पर है और आसानी से सहमति जताएंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए एकनाथ शिंदे के गुट ने ये साफ कर दिया है कि जो भी है केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो भी फैसला आता है या फिर आला कमान से जो फैसला आता है, अमित शाह जो डिसीजन लेंगे या फिर नरेंद्र मोदी जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन सभी को मान्य होगा। इस तरीके की बात इससे पहले भी एकनाथ शिंदे के गुट ने कह दी थी, वही अजीत पवार के गुट ने भी ये बात को कह दी थी। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से मोहर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लग रही है तो क्या इसे एकनाथ शिंदे जो है ये इसको पचा पाएंगे या फिर और कुछ आगे का रास्ता निकालते हैं। और अगर स्वीकार नहीं किया जाता है तो फिर किस तरह की परिस्थितियां रहने वाली है, क्योंकि विपरीत दिशा में जाकर ही भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है। इससे पहले ही आपने देखा था कि एकनाथ शिंदे जिस तरह से बड़ा दावा कर चुके कि मेरे ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और जीता भी गया है तो मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन विपरीत पूरा काम होता चला जा रहा है। अच्छा देखिए बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो 132 सीटें उनकी खुद की अपनी ओन सीटें हैं, साथ ही साथ 6 लोग और उनके साथ जो है वो निर्दलीय लोग उनके साथ जुड़े हैं। तो ये बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल समीप है और वो पूरे तरीके से ये लोग ये जानते हैं कि अब हमें ज्यादा डर नहीं है। तो कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस का चेहरा ही सामने होगा। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मोहर लगेगी। क्या कुछ अपडेट है आपके पास हकीम? और उसके साथ साथ यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास अपडेट कीजिए।
जी जी 29 तारीख को जो है ये कहीं न कहीं ये निरीक्षक जो है महाराष्ट्र के मुंबई में आकर के बैठक होगी और बीजेपी के नेता को चुना जाएगा। साथ ही साथ अगर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करते, शपथ ग्रहण की बात करते तो 1 तारीख के करीब जो है वो शपथ ग्रहण की बात हो रही है। सूत्रों के हवाले से पूरे तरीके से जानकारी मिली है और पूरे तरीके से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर जो है वो मोहर लगेगी। चलिए बहुत बहुत सूत्रों के हवाले से जानकारी के लिए फिलहाल इंतजार जारी है, देखना होगा कौन इसमें जीतेगा। इसके लिए हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, देखिए हरियाणा से बड़ी खबर, पंचकूला के सेक्टर 12 में ये बड़ा एक्शन लिया है और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें पंचकूला के सेक्टर 12 एक सार्थक स्कूल में शिक्षा मंत्री पहुंचे, अचानक वहां पहुंचे और हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का ये अचानक से निरीक्षण वहां पर हुआ है और स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। वहां पर देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं और कैसे बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, इसको लेकर ये दौरा किया गया है। न्यूज रूम लाइव आज के लिए फिलहाल इतना। बुजुर्ग मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत।